गाइज वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। दरअसल जब मोदी सरकार 2014 में पावर में आई थी तो इनका सबसे पहला जो मुद्दा था वो यही था कि देश में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इनका ये मुद्दा था कि इन सबको क्यों ना एक साथ ही करवाया जाए। तो इसको लेकर इन्होंने 2023 में सितंबर 2023 में एक कमेटी बनाई जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, और बाद में इनके साथ टोटल 8 मेंबर भी इंक्लूड किए गए, जिसमें जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी इसमें शामिल किए गए। तो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा क्या है, क्या वास्तव में भारत की स्थितियां ऐसी हैं कि इसको लागू किया जा सकता है, क्या ये भारत के लिए एप्लीकेबल है, या भारत में इसके कौन कौन पक्षधर हैं और कौन कौन से इसके विरोध में मुद्दे उभर कर आ रहे हैं। आज हम इसमें विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि जो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है, ठीक है, हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इन 28 राज्यों में चुनाव, और साथ ही जो दिल्ली और पांडुचेरी में भी विधानसभा, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा बनाई गई है। तो इनमें लोकसभा, विधानसभा, साथ ही जो पंचायत और नगर पालिका के जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं, इन तीनों को क्यों ना एक साथ ही लपेट दिया जाए, यानी कि एक देश में एक साथ ही लोकसभा, राज्य विधानसभा और जो स्थानीय चुनाव है, इन तीनों को एक साथ ही लपेट दिया जाए। एक ही समय पर एक ही दिन एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर ली जाए। उसी दिन लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसी दिन विधानसभाओं के होंगे और उसी दिन जो लोकल गवर्नमेंट है उनके होंगे। तो मतलब एक दिन में ही जो 5 साल का पूरा प्रोसेस होता है वो खत्म कर दिया जाएगा। जो खेला हम 5 साल में कई बार खेलते हैं, ठीक है, उस खेल को हम क्या कर देंगे, एक बार में ही खत्म कर देंगे। तो ये है इसका कंसेप्ट। इस मुद्दे के पीछे का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो पूरे देश में एक बार में ही निपट जाए। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, ठीक है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। और इस समिति का काम क्या है, इस समिति ने ये बताया कि जो संविधान है और जो लोकसभा और विधानसभा नगर पालिका के एक साथ चुनाव होने हैं, इनको किस तरह से करवाया जा सकता है, उनकी कुछ संभावनाएं तलाश करना कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या वो लागू हो सकता है। ये कमेटी बनाई इसीलिए गई ही कि क्या भारत में ऐसी स्थितियां हैं कि इसको लागू किया जा सकता है, क्या भारत में इसका कोई विरोध होने की संभावना दिखती है। ये सभी मुद्दों पर जो ये कमेटी है ये विस्तार से चर्चा करती है। साथ ही ये भी बताती है कि इसमें चुनौतियां क्या क्या आएगी और किन किन लोगों ने इसका विरोध किया, किन लोगों ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, और साथ ही ये भी समाधान भी बताती है, इस कमेटी ने समाधान भी बताए, वो हम आगे देखेंगे। इसने कुछ सिफारिशें भी की हैं। इस समिति ने कहा है कि जो हमारा लोक प्रतिनिधि अधिनियम है, यदि इसमें वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाता है तो इस लोक प्रतिनिधि अधिनियम में भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। इसके बगैर हम वन नेशन वन इलेक्शन, जो भारत के संविधान का जो मौजूदा ढांचा है ना, आज का जो संविधान है, जो वर्तमान संविधान है, ठीक है, इसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए हमें लोक प्रतिनिधि अधिनियम में कुछ सुधार करना होगा। ठीक है, और इसके जरिए जो राज्यों के समर्थन है वो भी हमें प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो अकेले जो केंद्र सरकार है वो नहीं कर सकती, लेकिन अब की बार 400 पार ये सरकार का नारा है। ठीक है, 400 पार। तो मान लीजिए कि डबल इंजन सरकार आ जाती है। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है कि केंद्र में जो सरकार है, अधिकतर राज्यों में उसी सरकार का आ जाना, वही क्या कहलाता है, डबल इंजन। यानी कि जो सेंटर में सरकार बैठी है उसी की राज्यों में भी क्या बन जाए, सरकार बन जाए। तो राज्य और केंद्र में जब सेम राजनीतिक दल आ जाता है तो उसे बोलते हैं डबल इंजन की गवर्नमेंट। अब इस कमेटी ने यह भी कहा कि भाई मान लीजिए कि एक साथ चुनाव करवा भी दिए, ठीक है, एक बार करवा दिए, लेकिन क्या पता, गारंटी है कि वो कभी ये टूटे ही ना। ये क्रम जो है एक साथ चुनाव करवाने का, ये कभी नहीं टूटे। हो सकता है कि आने वाले समय में, आज तो हम लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन एक साथ करवा दें, लेकिन हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां बने कि वापस से जो एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं ये वापस से आगे पीछे होने लगे। तो ये समाधान जो है
ये भी समिति ने बताया है कि भाई इस तरह से चरणों में कर कर 2025-26 तक हमें क्या कर लेने हैं, चुनाव सभी राज्यों के करवा लेने हैं। और इसमें क्या होगा, कुछ राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल तो बढ़ा दिया जाएगा और कुछ का कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो लोकसभा के बराबर जो कार्यकाल है वो सभी विधानसभाओं का हो जाएगा और बाद में अंत में हम सबका इलेक्शन जो है वो एक साथ करवा लेंगे। यानी कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये 2029 में जाकर एक तरह से पूरी तरह से लागू होगी। मतलब इस तरह से गणित बिठाई जाएगी जिसमें कुछ का कार्यकाल प्लस किया जाएगा और कुछ का कार्यकाल माइनस किया जाएगा। ठीक है। साथ ही इस कमेटी ने यह भी कहा है कि जब एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे तो इसके लिए हमें ज्यादा मैन पावर की भी आवश्यकता होगी और वीवीपैट की भी आवश्यकता होगी। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी इस समिति ने अपने सुझाव दिए हैं। इस समिति का काम यह भी है कि यदि मान लीजिए कि सदन है, लोकसभा या विधानसभा त्रिशंकु हो जाए। त्रिशंकु ये होता है कि किसी भी दल को बहुमत ना मिलना। ठीक है। जब किसी भी सदन में, यदि मान लीजिए सदन में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो वो त्रिशंकु हो जाती है। तो फिर राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपनी मर्जी से किसी ऐसे दल को सरकार बनाने के लिए कहते हैं जो कि 30 दिन में अपना बहुमत सिद्ध कर पाए। ठीक है। और यदि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उसके भी कोई सोल्यूशन हो, ये काम भी ये कमेटी करेगी। साथ ही पंचायत और लोकसभा जो इलेक्शन है, मतलब लोअर से लेकर अपर तक जितने भी इलेक्शन होने हैं उनके लिए एक वोटर लिस्ट किस तरह से अरेंज की जाएगी, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, वोटर आईडी किस तरह बनाई जाएंगी, ये सिफारिशें भी इस कमेटी के द्वारा की गई है। मतलब भाई इन सब का जो अरेंजमेंट है, कौन कौन सी समस्याएं आने वाली है, इस कमेटी ने ओवर मोटी मोटी बात ये ओवरऑल मिला के कि ये सब समस्याओं का जो समाधान है वो बताने का प्रयास किया अपने शब्दों में। अब देखते हैं कि कमेटी बनी कब थी। ये कमेटी जो है ये 8 सदस्यीय कमेटी है। ठीक है। और जो 2023 में बनाई गई थी, सितंबर 2023 में बनाई गई थी। और इसका अध्यक्ष जो है वो पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं उनको बनाया गया है। ठीक है। साथ ही इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद भी हैं और उनके साथ टोटल इन सब को मिलाकर टोटल 8 मेंबर हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए कमेटी के मेंबर। अब देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाने की क्या स्थितियां भारत ये परिप्रेक्ष्य में भूतकाल में रही हैं, पास्ट में किस तरह की रही हैं। क्या पास्ट में भी एक साथ इलेक्शन करवाए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल करवाए गए हैं। पास्ट में 4 बार एक साथ इलेक्शन हुए हैं लोकसभा और राज्यसभाओं के। 1952 में हुए हैं, फिर 5 साल बाद 1957 में हुई है। देखिए मैंने एक ट्रिक निकाली है, 1952 में, फिर इसमें +5 कर दिया तो 1957 में हुए हैं दूसरी बार। ठीक है। फिर 1962 में, फिर 1967 में। तो ये लगातार 4 बार जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ हुए। बाद में 1968 से लेकर 1969 तक का जो समय आता है उसमें एक हमें विधानसभा और लोकसभाओं में दोहराव देखने को मिलता है। यानी कि इस वक्त जो है कई विधानसभाएं टूट जाती हैं, भंग हो जाती हैं, और 1970 में तो लोकसभा ही भंग हो जाती हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास्ट में कि अब तक क्या एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करवाए गए हैं, तो बिल्कुल करवाए गए हैं। लेकिन उनमें क्या होने लग गया है, 1968 से 1969 के बीच में लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो गई थी, जिसके कारण ये क्रम क्या हो गया था, टूट गया था। अब देखते हैं कि ये जो कमेटी ने सुझाव बताए हैं उसके अनुसार किस तरह से वोटिंग देश में करवानी चाहिए। तो इस कमेटी ने बताया है कि भाई चरणों में ये चुनाव होंगे। पहले चरण में तो 8 राज्यों की वोटिंग करवाई जाएगी, ये जून 2024 में। इसमें शामिल होगा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, ठीक है, झारखंड, दिल्ली और ये जो राज्य हैं देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इनके जो सेशन हैं विधानसभाओं की, इनमें 5 से 8 महीने हमें घटाना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए इनका 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ, आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है। लेकिन चुनाव कब हो रहे हैं, जून 2024 में। तो जून 2024 में जब चुनाव होंगे तो इनका जो कार्यकाल है वो मान लीजिए कि 4.5 साल ही ये कार्य कर पाएंगे, और बाकी का जो 5-6 महीने है इनका कार्यकाल घटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको लेवल में लेके आना है, जो विधानसभा है इन राज्यों की, इनको लेवल में लेके आना है लोकसभा इलेक्शन के। ठीक है। तो इन राज्यों की जो विधानसभा का कार्यकाल है वो तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जबकि जो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम है,
इनकी विधानसभा का कार्यकाल तो नियम वाइज ही 2024 में पूरा हो रहा है, जबकि इनका हमें कटौती करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में 2029 में जब इनका इलेक्शन करवाया जाएगा तो वापस से ये 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। तो 2029 में ये रिपोर्ट लागू होगी। तो 2029 से पहले पहले हमें इन सब का क्या कर लेना है, कार्यकाल घटा बढ़ा के एक तरह से लेवल में लेके आना है। दूसरा जो स्टेप होगा उसमें 6 राज्यों की इलेक्शन कराए जाएंगे 2025 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। इसमें देखिए बिहार जो है 2025 में इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ठीक है। और बाद का जो 3.5 साल का कार्यकाल है वो बचा रहेगा, ठीक है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, पुडुचेरी और ये जितने भी 4-5 राज्य हैं यहाँ पर इनका कार्यकाल जो है इनमें घटाना पड़ेगा, यानी कि बिहार का तो कार्यकाल मौजूदा पूरा हो ही जाएगा, लेकिन आसाम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पांडुचेरी, ठीक है, इनके क्या हो जाएंगे, हमें 3 से 7 महीने कार्यकाल विधानसभाओं का घटाना पड़ेगा। अब तीसरे चरण में जो चुनाव होंगे वो चुनाव होंगे 11 राज्यों के। 11 राज्यों के चुनाव है वो 2026 में हमें करवाने पड़ेंगे। इसमें कौन कौन से हैं, यूपी, गोवा, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है। इनका कार्यकाल हमें घटाना पड़ेगा, 3 से 5 महीने इनका भी कार्यकाल हमें कम करना पड़ेगा। साथ ही जो गुजरात है, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इनका कार्यकाल हमें 13 से 17 माह तक कम करना पड़ेगा। यानी कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कार्यकाल हमें बढ़ाना पड़ेगा और कई राज्यों का कार्यकाल हमें घटाना पड़ेगा। और इसके बाद सब राज्यों का जो कार्यकाल है वो 2029 में आकर सबका एक तरह से समाप्त हो जाएगा, सभी विधानसभाओं का, ठीक है। इस तरह से जोड़ घटा के हमें गणित पूरी कर लेनी है और बाद में 2029 में इन सब लोकसभा और विधानसभा, सभी विधानसभाओं के चुनाव 2029 में हमें एक साथ करने को मौका मिल जाएगा। तो ये है पूरी गणित। इस कमेटी ने ये गणित बिठाई है कि यदि इस तरह से इतने राज्यों का कार्यकाल घटा बढ़ा के यदि किया जाता है तो हमें 2029 में एक ऐसा मौका मिल जाएगा जब सभी का घटा बढ़ाकर एक साथ इलेक्शन करवाने का हमें मौका मिल सकता है। अब देखते हैं कि इस बात का विरोध किसने किया और पक्ष कितने लोगों ने लिया है। इस बात का विरोध करने में केवल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ही नहीं है, इसमें हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी शामिल है। यानी कि इस मुद्दे का भरपूर विरोध भी है तो समर्थन भी है। समर्थन में भी क्या है, हाई कोर्ट के पूर्व जज भी हैं, 9 हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं और साथ में इसमें बीजेपी पार्टी तो है ही लीड रोल में, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इसमें केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट के पूर्व जज भी शामिल हैं। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है इसमें बताया है कि जो 15 राजनीतिक दल हैं और 3 रिटायर्ड जज हैं, साथ ही इसमें एक पूर्व चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं जो कि इसका विरोध करते हैं, ठीक है। इसमें दिल्ली के जो पूर्व चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, अजीत प्रकाश शाह, कलकत्ता हाई कोर्ट के सीजीआई हैं जस्टिस गिरीश चंद्र, इसी तरह से मद्रास हाई कोर्ट के सीजीआई है संजीव बनर्जी। ये क्या है, इसके अगेंस्ट है। ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और वहीं तमिलनाडु चुनाव आयुक्त जो हैं वो भी कहते हैं कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन अच्छी नीति नहीं है। अब इस जो रामनाथ कोविंद जो पैनल बनाया गया है इसमें सुझाव क्या दिए गए हैं, इसमें सुझाव दिए गए हैं कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा इलेक्शन यानी कि 2029 तक बढ़ा दिया जाए। जितनी भी जो राज्य विधानसभाएं हैं इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए सभी का। और जब किसी को बहुमत नहीं मिलता यानी कि हैंग असेंबली हो जाती है और नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो बाकी 5 साल के लिए कार्यकाल का जो चुनाव है वो नए सिरे से करवाया जाना चाहिए। यानी कि जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वापस से नए सिरे से सभी के चुनाव करवाने चाहिए, ये कहा गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा है कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, बाद में दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं। यानी कि पहले फेज में तो लोकसभा विधानसभा यानी कि बड़ी बड़ी चुनाव करवा लिए जाए, उसके 100 दिन बाद हम क्या करवा सकते हैं, जो भी लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं वो हम करवा सकते हैं। यानी कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव 100 दिन के अंदर करवाने होंगे। अब इस पैनल ने यह भी कहा है कि
चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारी जो होते हैं, इसके परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी बनाएगा। यानी कि चुनाव आयोग जो है वो इन सब चुनावों के लिए एक ही सिंगल वोटर आईडी होनी चाहिए, जो कि लोकसभा इलेक्शन में भी काम आए, विधानसभा और लोकल बॉडी, यानी कि एक बार में ही वोटर आईडी का काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरा कर लेना चाहिए। साथ ही कोविंद पैनल ने यह भी बताया है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जितने भी इक्विपमेंट, जैसे कि ईवीएम होता है, ईवीएम की व्यवस्था होनी चाहिए, और जितनी मैन पावर होती है, वहां पर फोर्स लगती है, एयरफोर्स होती है, बीएसएफ होती है, ठीक है, इस तरह की जो सुरक्षा बल लगाए जाते हैं, उसकी भी जो प्री प्लानिंग है वो एक होनी चाहिए चुनाव जो आयोग है उसके पास, ऐसा इसने कहा है। अब जो खतरे की घंटी, ये देखिए डेंजर का साइन है, ये ओवीसी जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन यदि करवाए गए तो ये क्या होगा, भारत की संघीय ढांचे यानी कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, इसके लिए क्या होगा, एक खतरे की घंटी माना जाएगा, मौत की घंटी की तरह होगा, और भारत में वन पार्टी सिस्टम में ये इलेक्शन बदल जाएगा। यानी कि इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, यदि मान लीजिए कि अधिकतर राज्यों में मोदी गवर्नमेंट आ जाती, यानी कि बीजेपी सरकार आ जाती, तो उनको कितना का वक्त लगेगा राज्य की विधानसभा से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करना। मान लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट सभी में है, तो सभी उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेम गवर्नमेंट रहेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो ठीक है, तो आसानी से यदि उनको बहुमत मिल जाता है 400 का, तो वो आसानी से क्या करवा सकेंगे, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति आसानी से ले सकते हैं। यानी कि इस तरह के यदि संविधान संशोधन करवाने पड़ते हैं 368 के तहत, तो हमें 50% से ज्यादा वोट, यानी कि 66% तो हमें बहुमत चाहिए संसद के अंदर, ठीक है, और आधे से ज्यादा राज्यों की क्या चाहिए, 50+1 राज्यों का हमें विधानसभाओं का क्या चाहिए, एक तरह से अनुमोदन चाहिए, मतलब उसकी सहमति चाहिए। यदि 50% से ज्यादा यदि विधानसभाएं राजी है उस प्रस्ताव के लिए, तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए कि आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है, लोकसभा में उसको 400 से ज्यादा सीटें वो जीत जाते हैं, तो क्या होगा क्या, वो जो चाहेंगे वही होगा, मतलब वन पार्टी सिस्टम में स्टेट बदल जाएगा। और बाद में एक साथ यदि मान लीजिए चुनाव हो जाते हैं, तो उसकी जो सरकार की जवाबदेही है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में भी क्या कोई लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल हैं, इसका समर्थन करने वाले भी लोग हैं। यदि मान लीजिए कि हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, ठीक है, यदि वन नेशन वन इलेक्शन करवाई जाती है, समर्थकों का कहना है कि इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती। मान लीजिए कि इस तरह से यदि हर महीने चुनाव होते रहें, कभी राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक है, आए दिन चुनाव होते हैं, तो ये समर्थक जो ये कह रहे हैं कि भैया एक बार में निपटा दो इसको, क्यों बार बार में लटका रखा, लोकसभा कभी गुजरात में हो रहे हैं, कभी महाराष्ट्र में, कभी तेलंगाना, कभी वेस्ट बंगाल, तो क्यों ना लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही करवा दिए जाए, ये ऐसा लोग कहते हैं। जैसा कि उड़ीसा में 2004 के बाद उदाहरण दिया गया है कि 2004 के बाद जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा में 2004 के बाद विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हुए हैं, जिसका परिणाम ये हुआ है कि वहां पर एक जैसे नतीजे नहीं निकले। यानी कि वहां पर जो केंद्र में जो सरकार है वो ही ओडिशा में सरकार है, ऐसा नहीं है, वहां पर अलग अलग है, यहाँ पर अलग गवर्नमेंट और यहाँ पर अलग गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक साथ चुनाव करवाए जाते हैं तो सेम ही गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा में उसको बहुमत मिल जाता है, 400 सीट मिल जाती है, तो ज्यादातर राज्यों में क्या होगी, उसी की सरकार आएगी। अब वहां आचार संहिता क्या है, एक ही बार लगती है जब एक साथ इलेक्शन होते हैं। इसकी वजह से जो सरकारी कामकाज हैं वो दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर कम ठल पड़ते हैं। यानी कि आचार संहिता लगने से सरकारी और प्रशासनिक कार्य जो होते हैं उसमें एक तरह से पाबंदियां हो जाती हैं, और इससे जो चुनाव पर होने वाला खर्चा है ये भी घट जाएगा। अब जो लॉ कमीशन है, इसने 2018 में अपनी रिपोर्ट दी थी। लॉ कमीशन ने क्या कहा था 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, कि 2019 में जो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ करवाए जाते हैं तो उसमें 4500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। यानी कि लॉ कमीशन ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए 2019 से पहले कहा था, ये 2019 में जब इलेक्शन नहीं हुए थे तब कहा था कि मान लीजिए 2019 में लोकसभा विधानसभा एक साथ इलेक्शन करती हैं तो इसमें भाई टोटल जो खर्चा है वो 4500 करोड़ रुपए लगेगा। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि खर्च इसलिए बढ़ेगा क्योंकि दोनों के इलेक्शन क्या होंगे, एक साथ होंगे, तो हमें ईवीएम एक जगह पर 2 लगानी पड़ेगी। एक ईवीएम में नहीं होगा, एक दिन में हमें 2 ईवीएम सेट करनी पड़ेगी, एक पोलिंग बूथ पर हमें 2 ईवीएम रखनी पड़ेगी। तो इससे क्या है, ईवीएम जो है वो डबल हो जाएगी, तो खर्चा भी बढ़ेगा।
साथ ही ये भी कहा गया कि अगर मान लीजिए 2024 में नेक्स्ट टर्म में यदि चुनाव करवाए जाते हैं तो बाद में वो जो खर्च है चुनाव पर लगने वाला वो धीरे धीरे खर्च है वो कम होता जाएगा, ऐसा जो लॉ कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था। अब इसके विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं? इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि भाई मान लीजिए एक बार में ही सभी काम निपटा दिए जाते हैं तो जो सरकारों के मुद्दे होते हैं राष्ट्र और राज्य स्तर पर एक जैसे नहीं होते। मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार है, ठीक है, ये केंद्र में बैठी सरकार है दिल्ली की, और मान लीजिए तमिलनाडु का कोई मुद्दा, क्या वो केंद्र के मुद्दों से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ मिलेगा? ऐसा नहीं है। सभी जगहों के स्थानीय मुद्दे अलग अलग होते, केंद्र की समस्याएं अलग हैं, बाकी के जो राज्य हैं उनकी समस्याएं अलग, क्योंकि भारत क्या एक डाइवर्सिफाइड एरिया है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसके कारण इसकी समस्याएं भी क्या है, अलग अलग है। तो यदि एक साथ इलेक्शन करवाए जाते हैं तो जो जनता के मुद्दे होते हैं जो समय के साथ सामने आते हैं तो उनकी जवाबदेही जो है नेताओं की वो कम हो जाएगी। यदि वो 5 साल पर चुने जाते हैं तो वो वादा करेंगे, उनसे नई नई पॉलिसी लेके आएंगे, और यदि वो एक बार में चुने जाते हैं तो वो क्या नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई भी जो सुधारवादी कार्य होते हैं वो करने से बचेंगे। तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की वन नेशन वन इलेक्शन से एक तरह से हम देख सकते हैं कि पूरी पूरी संभावना है। साथ ही चुनाव 5 साल में यदि एक बार होते हैं तो जनता के प्रति जवाबदेही कम हो जाएगी सरकार की, और लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर है कि यदि वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो विधानसभा इलेक्शन में भी उनको आने वाले 5 साल में दिक्कत होती है। यदि मान लीजिए अब जिस तरह से इलेक्शन करवाए जाते हैं तो यदि केंद्र में कोई सरकार अच्छा काम नहीं करती तो हम कार्य को देखकर ही नेक्स्ट टर्म में उनको वोट देते हैं। यदि मान लीजिए 5 साल में कहीं पर भी कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास तो सरकार को चैलेंज करने का कोई मौका ही नहीं रहेगा, तो सरकार पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एक तरह से निडर हो जाएगी, निशंकु कह सकते हैं, हम निरंकुश कह सकते हैं। अब देखते हैं कि तीसरी दिक्कत जो है, नेक्स्ट दिक्कत वो है कि 5 साल से पहले यदि लोकसभा भंग हो जाएगी तब क्या होगा, क्योंकि पहले भी लोकसभा है अब तक 6 बार भंग हो चुके 5 साल से पहले, ठीक है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 माह के लिए भी बढ़ाया गया, यानी कि इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि इसमें उतार चढ़ाव नहीं मिला है, उतार चढ़ाव हमें लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिलता रहता है। और बाद में वापस से क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त पर इलेक्शन करवाए गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या एक साथ भारत के लिए इलेक्शन करवाना क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है? तो जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि चुनावी वक्त में इस तरह के जो मुद्दे हैं वो सरकार द्वारा लेकर आना, हो सकता है कि यदि संसद के पटल पर इस तरह के प्रस्ताव लाकर रखेगी तो विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे, ठीक है। बाद में सरकार क्या करेगी, जनता के सामने जाएंगी, मोदी जी कहेंगे भाई और बहनों मैंने तो आपके भले के लिए किया, लेकिन देखिए विपक्षी दल किस तरह से आपका भला नहीं चाहते, देश का जो धन है वो किस तरह से चुनावों में बर्बाद करना चाहते हैं। यदि एक साथ एक बार में इलेक्शन होता है तो कितना धन बचेगा, इस तरह से क्या है जनता को जो बरगलाने का तरीका है वो मिल जाएगा। तो मतलब सरकार भी जानती है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी भी लोकसभा भंग हो सकती है। लोकसभा क्या नहीं है, एक स्थायी सदन नहीं है, वो कभी भी भंग हो सकती है। यदि किसी ने अपना बहुमत वापस ले लिया, ठीक है, तो सरकार गिर सकती है, तो वापस से क्या सभी विधानसभाओं के उसके साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, वापस से ही हमें वही समस्याएं देखने को मिलेंगी। लेकिन सरकार इस तरह के मुद्दों को इसलिए उठाती है ताकि वो विपक्ष को एक तरह से निशाना बना सके, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद को ही वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? तो पहली बात तो ये कि रामनाथ कोविंद जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं जो कि दलित समाज का चेहरा रहे हैं, ठीक है, कोली समाज के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, साथ ही ये मोरारजी देसाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, और बिहार के गवर्नर के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है। 2015 में बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं 2 बार, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि सरकार के द्वारा इनको नॉमिनेट करना, चुनना, यही है इसका उद्देश्य कि विपक्षी दल इसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से दलित चेहरा है, साथ ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है, ये ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बीजेपी का दलित चेहरा है, जिसके कारण जो विपक्षी दल है वो आसानी से इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। और साथ ही ये कभी भी टीवी पर जब ये राष्ट्रपति रहे तो कभी भी इन्होंने आकर आज तक अपना कोई भी भाषण नहीं दिया है। अब देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में भाई चुनौतियां क्या है। चुनौतियां ये है कि जो इलेक्शन कमीशन इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यदि एक साथ इलेक्शन करवाए जाते हैं तो इसमें लगभग 30 लाख ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी,
ठीक है। और 43 लाख हमें बैलेट यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी, 32 लाख वीवीपैट पड़ेंगे। 1.5 साल का समय लगेगा, इन सबको व्यवस्थित करने में हमें 1.5 साल का समय लगेगा। साथ ही जो ये कंपनियां बनाती हैं, जो भी ये ईवीएम बनाती हैं, इन कंपनियों को भी पहले फोन करना पड़ेगा कि हमें इतने ऑर्डर चाहिए, तभी ये बना पाएंगे। यानी कि हमें इसको 2-3 साल पहले जानकारी देनी पड़ेगी, इलेक्शन से पहले। बाद में जाकर ये जो इन कंपनियां हैं, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फोन करेंगी, उसके हिसाब से अपना सामान मंगवा के इसको तैयार करवाएंगी। तो क्या हमें एक लंबी रणनीति के तहत वन नेशन वन इलेक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। साथ ही समस्या ये भी है कि मान लीजिए विधानसभा और लोकसभा की इलेक्शन एक साथ हो रही हैं, तो एक ही पोलिंग बूथ पर हमें 2 ईवीएम चाहिए, एक लोकसभा के लिए, दूसरा विधानसभा के लिए। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा के लिए कैंडिडेट होगा तो उसके लिए बटन दबाना पड़ेगा, यहाँ पर विधानसभा का कैंडिडेट होगा तो उसके लिए। ठीक है, यदि मान लीजिए कि पंचायतों के चुनाव भी एक साथ हो रहे तो पंचायतों के लिए 3 चाहिए। तो इस तरह से ईवीएम को रखने के लिए हमें एक बड़ा सा स्टोरेज भी चाहिए भाई, कहीं वो किसी तरह की उसमें छेड़खानी ना हो। वेयर हाउस भी चाहिए, रखने के लिए वेयर हाउस भी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा इंतजाम हमें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2019 में चुनाव आयोग ने बताया है कि लोकसभा इलेक्शन में 12 लाख बूथ लगे थे 2019 का जो इलेक्शन हुआ था। यदि मान लीजिए अब 12.50 लाख बूथ हो तो 50 लाख कंट्रोल यूनिट लगाने पड़ेंगे, 50 लाख वीवीपैट और 18 लाख हमें बैलेट यूनिट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा हमें एक इक्विपमेंट सिस्टम दचाना पड़ेगा, तब जाकर वन नेशन वन इलेक्शन की जो संकल्पना है वो धरातल पर उतरकर सामने आएगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।